रावण की लंका की कहानी। हम सबको लगता है कि हम ये कहानी जानते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि सबूत एक ऐसी कहानी की तरफ इशारा करते हैं जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुरानी और रहस्यमयी है। आज हम खगोल विज्ञान, भूविज्ञान और प्राचीन ग्रंथों का इस्तेमाल करके एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से छिपा हुआ है। जब हम लंका का नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत श्रीलंका का नक्शा आ जाता है, और ये सोचना स्वाभाविक भी है। लेकिन प्राचीन खगोलीय ग्रंथ वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। उनके हिसाब से लंका ठीक भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर थी, और बस यही जो फर्क है ना, यहीं से हमारी पूरी पड़ताल शुरू होती है। देखिए, दशकों तक तो बड़े बड़े विद्वानों ने भी यही मान लिया था कि लंका मतलब श्रीलंका। पर जैसे ही हम थोड़ा और गहरा जाते हैं और उन प्राचीन भारतीय खगोलविदों और कवियों के असली शब्दों को देखते हैं ना, तो ये सीधी सादी सी लगने वाली बात पूरी तरह से बिखर जाती है और एक बहुत गहरा रहस्य सामने आता है। तो सबूत का पहला और सबसे मजबूत टुकड़ा कहां से आता है? वो आता है सितारों से। देखिए, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय जैसे जो प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के ग्रंथ हैं, उनमें लंका सिर्फ एक पौराणिक द्वीप नहीं था, नहीं, बल्कि वो तो ब्रह्मांड को नापने के लिए एक बहुत जरूरी एक खगोलीय रेफरेंस पॉइंट था। खास तौर पर सूर्य सिद्धांत में एक शब्द इस्तेमाल होता है, निरक्ष। इसका सीधा साधा मतलब है बिना अक्षांश के, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये कोई अंदाजा नहीं है, ये एक बिल्कुल सटीक खगोलीय परिभाषा है जो साफ साफ कहती है कि लंका ठीक भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर थी। अच्छा, जैसे आज दुनिया के लिए ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन है ना, वैसे ही प्राचीन भारतीय खगोलविदों का भी अपना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था, और ये लाइन गुजरती थी उज्जैन से, जो उस वक्त उनके लिए पूरे उपमहाद्वीप का खगोलीय केंद्र था। और ये जो लाइन थी ना, ये बहुत जरूरी थी। ये लाइन उत्तर में कुरुक्षेत्र से शुरू होकर सीधे दक्षिण में ठीक लंका तक जाती थी, और यही थी उनकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। मतलब पूरा का पूरा प्राचीन भारतीय खगोलीय नक्शा इसी एक लाइन पर टिका था, और लंका थी इसका दक्षिणी सिरा। और बस यहीं पर आकर सारी कहानी पलट जाती है। जरा सोचिए, अगर आज के मैप पर हम उज्जैन से एक सीधी लकीर दक्षिण की तरफ इक्वेटर तक खींचें, तो क्या हम श्रीलंका पहुंचेंगे? नहीं, श्रीलंका तो उस लाइन से कई डिग्री पूरब में है और इक्वेटर के उत्तर में। मतलब हिसाब किताब तो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा। चलो, खगोल विज्ञान की बात तो ठीक है, उसे एक तरफ रखते हैं, पर क्या रामायण खुद अपने अंदर कोई सुराग देती है? चलिए अब इस महाकाव्य के भूगोल को ही खंगालते हैं। याद कीजिए, जब सुग्रीव अपनी वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजते हैं, तो जो टुकड़ी दक्षिण की ओर जा रही थी उसे वो बहुत ही साफ साफ निर्देश देते हैं, और लंका की दिशा के लिए वो एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नैऋत्य, जिसका संस्कृत में एकदम साफ मतलब है दक्षिण पश्चिम। और यहीं पर आता है एक और बड़ा विरोधाभास। रामायण कह रही है दक्षिण पश्चिम और श्रीलंका है दक्षिण पूर्व में। अब ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये तो भूगोल का सीधा सीधा विरोधाभास है। अब हम आते हैं सबूतों के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। ये एक ऐसा खगोलीय ऑब्जर्वेशन है जो हमें इतिहास के एक ऐसे पल में ले जाता है जिसके बारे में हमने शायद सोचा भी नहीं होगा। रामायण में सुग्रीव बताते हैं कि अगस्त्य तारा, जिसे हम कैनोपस के नाम से भी जानते हैं, वो भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर से एक दक्षिणी ध्रुव तारे जैसा दिखता था। अब ये कोई कविता की लाइन नहीं है, ये एक बिल्कुल सटीक खगोलीय ऑब्जर्वेशन है। और ऐसा सिर्फ एक खास समय में ही हो सकता था, क्योंकि पृथ्वी की धुरी का झुकाव लगातार बदलता रहता है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर कब हमारे आसमान में अगस्त्य तारा इस एग्जैक्ट पोजीशन में आखिर कब था? और खगोलीय गणना हमें सिर्फ एक नंबर पर लाकर खड़ा कर देती है, और वो नंबर है 14,000। जी हां, 14,000 साल पहले, यानी लगभग 12,000 BCE। रामायण में तारों की जो स्थिति बताई गई है वो आज से नहीं, बल्कि उस बेहद प्राचीन दौर से मेल खाती है। अच्छा, अगर रामायण की घटनाएं इतनी पुरानी हैं, तो हमें ये भी तो पूछना होगा कि 14,000 साल पहले हमारी ये पृथ्वी दिखती कैसी थी? और इसका जवाब मिलता है भूविज्ञान में। और यकीन मानिए, ये जवाब हैरान करने वाला है। देखिए, 14,000 साल पहले जब पिछला हिमयुग चल रहा था, तो समुद्र का लेवल आज से लगभग 120 से 140 मीटर नीचे था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत और श्रीलंका एक जमीनी पुल से जुड़े हुए थे।
भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण में और भी दूर तक फैला हुआ था। और हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन था कि उज्जैन वाली उस सीधी लाइन पर इक्वेटर के ऊपर कोई जमीन का टुकड़ा मौजूद हो। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई थ्योरी नहीं है। प्रोफेसर रामास्वामी जैसे कई रिसर्चर्स ने उन पुरानी नदियों के रास्ते तक मैप किए हैं जो कभी उस जमीन पर बहा करती थीं जो आज समुद्र के नीचे है। ये एक खोई हुई दुनिया का एक वैज्ञानिक सबूत है। चलिए अब जरा समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बाद के लेखकों ने लंका के बारे में क्या लिखा। क्या वो भी हमेशा इसे श्रीलंका ही समझते थे? देखिए, जिस द्वीप को हम आज श्रीलंका कहते हैं ना, उसका नाम हमेशा से ये नहीं था। इसे सिंघल द्वीप, सेरेंडिप, सीलोन ऐसे कई नामों से जाना जाता रहा है। श्रीलंका नाम तो ऑफिशियल तौर पर 1972 में जाकर रखा गया। और ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि सदियों तक भारतीय लेखकों ने लंका और सिंघल द्वीप को दो अलग अलग जगह माना है। जैसे 9वीं सदी के लेखक मुरारी लिखते हैं कि भगवान राम लंका छोड़ने के बाद सिंघल के ऊपर से उड़े थे। फिर 10वीं सदी में राजशेखर के ग्रंथों में तो रावण खुद कहता है कि लंका सिंघल के दक्षिण में है। और तो और श्रीमद् भागवत में भी दोनों को अलग अलग जगहों के तौर पर गिनाया गया है। तो चलिए अब तक जो भी हमने देखा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि लंका दक्षिण पश्चिम में थी, इक्वेटर पर थी और उज्जैन की सीधी लाइन पर थी, जबकि आज का श्रीलंका वो दक्षिण पूर्व में है, इक्वेटर के उत्तर में है और उस लाइन के पूरब में है। मतलब तीनों के तीनों बड़े पॉइंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो इन सब का मतलब क्या है? देखिए, ये पूरी पड़ताल ये साबित नहीं करती कि रावण की लंका कहाँ थी। हो सकता है वो जगह सच में आज समंदर के नीचे कहीं खो गई हो, लेकिन ये सबूत बहुत जोर देकर एक बात कहते हैं कि लंका वहां तो नहीं थी जहां हम हमेशा से उसे मानते आए हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक पूरी की पूरी सभ्यता और उसकी कहानी का एक इतना बड़ा हिस्सा समंदर की लहरों के नीचे गुम हो सकता है, तो जरा सोचिए इतिहास के और कितने ऐसे डूबे हुए अध्याय होंगे जिनके बारे में हम आज कुछ भी नहीं जानते।